नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त हुए ना यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो सीटेट पेपर 2 होते हैं, एक सीटेट पेपर 1 होता है, एक सीटेट पेपर 2 होता है। ओके, सो गाइस, जो यहाँ पे सीटेट पेपर 2 है आपका, सीटेट पेपर 2 में एसएसटी देन यहाँ पे साइंस का पोर्शन रहता है। ओके है वो, तो मैं यहाँ पे आपको एसएसटी का पोर्शन कराऊंगी, जिसमें कि आपको 6 to 8 की मैं आपको एनसीईआरटी करा रही हूँ, ठीक है। यहीं पर सीटेट पेपर 1 होता है, जिसमें कि ईवीएस कंपलसरी होता है, सभी स्टूडेंट्स के पास में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईवीएस जो पेपर 1 है, यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपके ईवीएस एनसीईआरटी बेस रहता है, और यहीं पे 15 क्वेश्चंस आपका पेडागोगी बेस रहता है, ठीक है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर गाइस, आपका बिना टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पर 15 नंबर की एनसीईआरटी मैं आपको कवर कराऊंगी। ओके, और हमारे यहाँ पे जो है 11-12 पार्ट्स भी हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आज हम चर्चा करेंगे मुंबई से। देखो, हमने उत्तराखंड के बारे में अच्छे से यहाँ पे चर्चा कर ली थी कि फूलों की घाटी कहलाती है उत्तराखंड की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलो, सो आज गाइस हम चर्चा करेंगे मुंबई से। देखो, यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, किस किस तरह क्वेश्चन बनते हैं आपको पता भी है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा क्या है? शहर है। अगर आपसे मेनली एक फर्स्ट क्वेश्चन ये बने कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है गाइस, तो वो है यहाँ पे मुंबई, भारत का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। अब अगर आपसे ये पूछें कि दिल्ली, बिल्कुल पूछता है सीटेट के, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उसमें देखो यहाँ पे सीटेट पेपर 1 जो ईवीएस का है, प्रीवियस क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आया हुआ है कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, ठीक है ना, इसके रास्ते में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। तो दिल्ली से अगर आप मुंबई जाओगे ना, तो यहाँ पर गुजरात, देन राजस्थान और महाराष्ट्र, ठीक है ना, को पार करते हुए फिर आप यहाँ पर महाराष्ट्र आते हैं। यानी कि दिल्ली और राजस्थान आपको पार करने होंगे। तो कौन कौन से स्टेट आएंगे? दिल्ली जो है, गुजरात और राजस्थान। दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है? 1400 किलोमीटर दूर है, 1400 किलोमीटर दूर है दिल्ली से क्या यहाँ पर मुंबई। ओके, क्लियर है सारी चीजें? सो ओके, डन, यहाँ पे नो डाउट्स एनीवन। आगे बढ़ते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका मुंबई में है। क्या जो विक्टोरिया जो टर्मिनस है रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। जी हाँ, और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, और ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में बनता है कि ये बताओ, भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली वो किस किस के बीच चली? मुंबई और ठाणे के बीच चली। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कब, पहली बार कब चली? 16 अप्रैल 1853। ये जो यहाँ पर डेट दी हुई है ना, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, मानोगे खाना पीना भूल जाना, लेकिन ये जो डेट दी हुई है भैया, इनको याद करना नहीं भूलना। ओके, नागपांडा और अफसाना जो मसूरी है, वो बास्केटबॉल टीम कहाँ पर है? मुंबई में है। ध्यान रखना, नागपांडा और अफसाना मंसूरी जो बास्केटबॉल टीम है, एक बास्केटबॉल टीम है, बास्केटबॉल, ठीक है ना। आप खेलते होंगे, खेला भी होगा, देखते होंगे गेम्स वगैरह, ठीक है। तो यही जो है आपकी टीम कहाँ पर है? ये मुंबई में है। सो प्लीज आप याद रखें। शोलापुर भी कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है गाइस? सोलापुर भी आपका मुंबई में है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। सो मुंबई के बारे में क्या क्या चीजें, अभी देखो, मुंबई आपको पता है ना क्या है? एक महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र राज्य है उसकी कैपिटल है, यानी राजधानी है मुंबई। देखो यहाँ पर है गुजरात, और यहीं पर है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। फिर छोटा सा गोवा है यहाँ पर, तो यहीं पर है आपका क्या? मुंबई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार गांव भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कफ परेड कहाँ पर है? मुंबई में होती है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफा खान कोच के नाम पर पड़ा। देखो, सहजन के फूलों के पकोड़े कहाँ पे खाए जाते हैं? ये महाराष्ट्र में। देखो, सहजन के फूलों के पकोड़े कहाँ पे खाए जाते हैं। और ये ना एक 1 लाइनर के बेसिस के थ्रू आपके सीटेट पेपर 1 में ईवीएस का जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें छोटे छोटे ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं,
ठीक है। अब से पहले आए हुए भी कि सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ पे खाए जाते हैं, 4 ऑप्शन होंगे कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या फिर यहाँ पर असम है। अगर पता है तो वरना आप गुमराह भी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शंस को देकर हम भाई अच्छे गुल हो जाते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं, स्पेशली आप इस चीज़ को ध्यान रखें। बाजार गाँव महाराष्ट्र में, कप परेड मुंबई में होती है और बच्चू खान प्ले ग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। सहजन के फूलों के पकौड़े भी महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ली। वर्ली बहुत पूछा जाता है। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में। पूछा जाता है कि ये जो वर्ली यहाँ पर है कहाँ पर है। ठीक है जी, तो ये आपका महाराष्ट्र में है बच्चा। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वर्ली एक क्या है? पारंपरिक कला है। जी हाँ। आइए गाइस, अब बात करेंगे मिजोरम के बारे में। अब चर्चा करेंगे हम मिजोरम के बारे में। मिजोरम में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और झूम खेती से भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। वैसे मैंने पीछे बैक जब यहाँ पर और एनसीईआरटी के पार्ट्स हो चुके हैं उसमें झूम खेती सारी चीज़ें पढ़ा दी है यहाँ पर। ठीक है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। अगर पूछे कि मिजो भाषा कहाँ पे बोली जाती तो मिजोरम से आप इंडिकेट कर लेना। मिजोरम से मिजो, तो मिजोरम में ही तो मिजो भाषा बोली जाएगी ना। ओके, क्लियर है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो चावल है। पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, कि भैया जी मिजोरम की मुख्य फसल कौन सी? चावल। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि ये जमीन मेरी है तो पूरी उम्र के लिए भी मेरी जमीन रहेगी। जैसा आपको पता है उत्तर प्रदेश अदर जो स्टेट है यहाँ पर कि हाँ भैया आपके पास 50 बीघे हैं, 10 बीघे हैं, 5 बीघे, 5 इतने, वो यूँ फलाना ढिमकाना, तो वो आपकी ही है। ठीक है ना, वो किसी और की नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मिजोरम में साझा मानकर जमीन को लोग बारी बारी से यहाँ पर उस जमीन पर खेती करते हैं। ओके। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती मिजोरम में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताया हुआ है मैंने झूम खेती कैसे होती है, कैसे यहाँ पर जो है एक फसल उगाते हैं, फिर उसे कई सालों तक छोड़ देते हैं, फिर उसमें जो घास फूस हो जाता है उसे जला देते हैं, उसकी मिट्टी को नहीं उठाते हैं। ओके, इस तरह से। चलिए अब हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य के बारे में। चलिए बात करेंगे कर्नाटक राज्य के बारे में। एक्चुअली यहाँ पर कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है और वेलवनी का गांव कर्नाटक में है। तो यहाँ से ना एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ है। और बताओ कर्नाटक के गांव का नाम? वेलवनी का। हॉलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ भी हॉलगुंडी गांव में ही लगती है। ठीक है ना, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जैसे कि कन्नड़ भाषा कहाँ की है और वेलवनी का गांव कहाँ का है, हॉलगुंडी गांव कहाँ का है, पंचायत बीमा संघ हॉलगुंडी कहाँ पर लगता है? कर्नाटक में। चलिए चलो अब देखेंगे ऊर्जा क्या होती है। एनर्जी जिसे हम कहते हैं, ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप कुछ भी कार्य पढ़ भी नहीं सकोगे भैया। ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? सूर्य माना जाता है। और यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है छोटा सा, कि ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन में होगा नीचे कि ये ऑप्शन, तो जहाँ पर सूर्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इस तरह से पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसलिए उन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। शाकाहारी पौधों को खाते हैं, वे उपभोक्ता कहलाते हैं। मांसाहारी शाकाहारी को भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक होता है। कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में विलीन हो जाती है। देखो, जैसे ऊर्जा है, एनर्जी हमें सूर्य से प्राप्त होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वहीं से वो भोजन पानी उनकी व्यवस्था होती है। अगर सूर्य की किरणें ही प्रतिदिन नहीं निकले तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, नहीं उनको ऊर्जा मिल पाएगी, एनर्जी मिल पाएगी, नहीं वो जीवित रहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की जो यहाँ पे क्रिया होती है वो भी सूर्य के प्रकाश से ही उत्पन्न होती है, जिससे कि पत्तियों का हरा रंग जिसमें क्लोरोफिल होता है वो भी यहाँ पर इसी के माध्यम से होता है। ठीक है ना, चलिए आई होप चीज़ें याद हो गई होगी। अभी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर हम? ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत
जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के निर्माण के कई वर्ष लग जाते हैं और उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जीते थे और जीवाश्म ईंधन में पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए और जो पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ऊर्जा के कुछ परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन माने गए हैं। जीवाश्म ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष को कहते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जीते थे और जीवाश्म ईंधन में पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे और जो पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखेंगे हम जीवाश्म जो ईंधन है वो किसे कहा जाता है। कोयला ये एक ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रानीगंज, झरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन यही बनता है कि कोयले की जो खानें हैं हमारे देश में वो कहाँ पर पाई जाती है। कोयले की जो खानें हैं हमारे देश में बिहार के रानीगंज में, झरिया में और धनबाद में, तीनों यहाँ पर आपको याद रखने हैं नगर। तो यहीं पर जो है कोयले की खानें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना। तेल की बात करेंगे, ये एक द्रव धातु है। भारत में तेल पश्चिमी तट पर तथा राजस्थान, गुजरात और जो है यहाँ पर असम के डिगबोई, यहाँ पर आसाम नहीं होगा, क्या होगा, असम के, देखो डिगबोई ऐसे बनेगा, डिगबोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट तेल यही भैया जी जो आपका पेट्रोल डीजल ये है। ओके गाइस, इनकी बात कर रहे हैं। ओके चलिए अभी हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक गैसों के बारे में। ये विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। खाना पकाने के प्रयोग में आने वाली गैस को एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं और वह सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी जैसे बसों, स्कूटरों, ऑटो रिक्शा और टैक्सियों, सार्वजनिक यातायात के वाहनों में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो खाना पकाने के प्रयोग में लाने वाली गैस है वो कौन सी है। एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नहीं, दो क्वेश्चन, एक तो इसकी फुल फॉर्म से बनता है, एक ये बनता है खाने पकाने के प्रयोग में लाने वाली गैस कौन सी है, एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अभी हमने परंपरागत स्रोतों की बात करी, अब गैर परंपरागत स्रोत की बात करेंगे। ये नवीनीकृत संसाधन है और यह कभी समाप्त। देखो, गैर परंपरागत स्रोत, एक होता है परंपरागत स्रोत, एक गैर परंपरागत स्रोत। जो परंपरागत स्रोत होते हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं जल्दी ही, ठीक है ना। लेकिन जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते। वो क्या होते हैं, नवीनीकृत संसाधन के रूप में यूज किए जाते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। जैसे कि सूर्य ऊर्जा है, बताओ, जो हमारी सूर्य ऊर्जा यानी कि जैसे सन है, ठीक है ना, और वो हमें प्रत्येक दिन ऊर्जा प्राप्त करता है, एनर्जी। सुबह ही मॉर्निंग में वो जो है निकलता है और शाम को अस्त होता है। ओके जी, तो गाइज ये क्या है, यहाँ पर हमारा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है और यह प्रदूषण रहित होती है। ठीक है ना, प्रदूषण रहित होती है। आपको पता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं जो आपको प्रतिदिन यहाँ पर मिलती है, क्या वो आपके लिए हानिकारक होती है, क्या प्रदूषित रहित होती है? नहीं, बल्कि आपको उससे एक विटामिन ही मिलती है फ्री में, जो कि कौन सी विटामिन है, विटामिन डी। यहाँ पर आइए अब हम चर्चा करेंगे वायु ऊर्जा के बारे में, वाइंड एनर्जी। वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए और खेतों की वायु सिंचाई के लिए, पानी उठाने के लिए काम हुआ है। की गति ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती थी, वायु ऊर्जा कहलाते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे ही जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत देखो, या तो गिरता हुआ जल है या फिर यहाँ पर बहता हुआ जल है आपका, ठीक है ना, और जिससे यहाँ पर विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे ही जल विद्युत उत्पन्न ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जवारीय ऊर्जा होती है यहाँ पे टाइड एनर्जी। जवारीय शक्ति या जवारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। जवारीय ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा।
वह ऊर्जा होती है जिसे पृथ्वी से संग्रहित ताप से निकाला जाता है। ये हमारी जियोथर्मल एनर्जी होती है, ठीक है ना, जिसे हम भूतापीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। आई होप अगर छोटे छोटे से फैक्ट्स वाले ये क्वेश्चंस बने तो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे बायोमास से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। बायोमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ। बायोमास ऊर्जा के स्रोत है, इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गन्ने की खोई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी आदि। देखो जो गन्ना होता है, गन्ने से जो रस निकल जाता है, अब गन्ना आपका वो खाई सी टाइप का बन जाता है, गन्ने के छोटे छोटे वो बन जाते हैं पीस से, फिर उसको सुखाकर भी जलाने के काम में लाते हैं। तो वही, ठीक है, जैसे गन्ने की खोई को हम बायोमास से प्राप्त एनर्जी कहेंगे और फिर हम उसे जो है जलाते हैं और फिर इससे गुड़ चीनी ये बनाते हैं ना वहीं पर, ठीक है ना, जहाँ पर ये वर्क होते हैं। चलिए आइए अब हम चर्चा करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर संगठन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण संगठन है जैसे कि IUCN। यहाँ से क्वेश्चन बनता है IUCN, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना और प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। IUCN का हेडक्वार्टर, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा। फिर ये क्यों यूज में लाई जाती है, इसका मुख्य कार्य क्या है? देखो, जो पौधे और जो पशुओं के लुप्त होने से रोकना, यानी कि पौधों को बचाना, पशुओं को बचाना, एक प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना IUCN का मुख्य कार्य है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे WWF, जिसे हम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण का बचाव, शोध और पुनर्स्थापन के लिए यहाँ पर कार्य करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अभी बात करेंगे UNEP के बारे में। UNEP के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, केन्या में। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रम और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्यों यूज में लाई जाती है, इसका गठन क्यों किया गया है? जिससे कि विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रम और संगठन के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु ही इसका यूज किया गया है। अब बात करेंगे IPCC, जिसको कि जलवायु परिवर्तन पर अंतः सरकारी पैनल के नाम से भी जानते हैं। इसका कार्य होता है मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का क्या करना, मूल्यांकन करना। ओके, अभी बात करेंगे हम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर माना गया है। ओके, अर्थ समिट 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यही कि पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, 1992 में। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर कहाँ पर होता है पृथ्वी सम्मेलन? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ पर है? ब्राजील का शहर है, इसलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। चलो, अब मैं आपको एग्रीकल्चर कल के सेशन में करेंगे। अब मैं आपको फास्ट की महत्वपूर्ण दिवस है, क्वेश्चन भाई बन सकता है यहाँ से भी। जैसे कि देखो, ये ईवीएस से रिलेटेड है। जैसे कि वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और यहाँ से ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को।
ठीक है। जैसे कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहीं पर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14-15 मई को। यहीं पर जैव विविधता दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। यहीं पर विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक है, यूनिक है, 5 जून, कॉमन क्वेश्चन है। फिर यहीं पर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 8 मई को यहाँ पर ये मनाया जाता है। ओके गाइज, अभी चर्चा करेंगे विश्व प्रकृति दिवस जो कि 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट है यहाँ पे विश्व खाद्य दिवस, ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है गाइज। यहाँ पे कब? 16 अक्टूबर को। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ओके, क्योंकि आपको पता है 20 या फिर 21-22 मिनट की ही हमारी वीडियो रहती है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगी सो आप बोरिंग फील करेंगे। सो यहाँ पे नॉर्मली छोटी छोटी क्लिप्स ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी और आपको पढ़ने में भी इंजॉय आएगा और काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। सो गाइस, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।